नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जीके 24/7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा है सैन्य कमांडर की बैठक जो इस वक्त हो रही है। 4 दिवसीय बैठक है। मुद्दा है चीन, क्योंकि चीन को लेकर खास तौर पर उस पर बातचीत हो रही है। और मुद्दा तालिबान भी है, क्योंकि तालिबान और चीन की मुलाकात हो रही है। और मुद्दा इसलिए हमने ये चुना है खास तौर पर ताकि आपको पता लग सके कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एलएसी पर हालात हम देख रहे हैं किस तरीके के बने हुए हैं और बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो 4 दिवसीय जो बैठक हो रही है उसमें क्या अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि मुद्दा है क्या चीन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो पाएगा क्या, ये आज का मुद्दा रहेगा। मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर क्या अहम फैसला सैन्य कमांडर की बैठकों में हो पाएगा, क्या रणनीति बन पाएगी। मुद्दा यह भी है कि एलएसी और एलओसी के हालातों पर जो चर्चा की जा रही है उसमें क्या कोई बड़ा निर्णय होगा जो सैन्य कमांडर की बैठक के बाद शायद हमें सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि 4 दिवसीय सैन्य कमांडर की बैठक हो रही है। कल ये बैठक हो चुकी है और कल खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि एलएसी के मसले पर चर्चा की गई है। चर्चा क्या हुई है, मुद्दे की बात में आपको बताएंगे। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे जो हालातों का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना चीन तैयार है और कितना भारत तैयार है आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए। लेकिन सबसे पहले बड़ी जानकारी मुद्दे की बात में आपको देते हैं, क्योंकि सैन्य कमांडर की बैठक चल रही है। तो सैन्य कमांडर बैठक में एलएसी पर बात हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, पूर्वी लद्दाख में भारत की तैयारियों पर बात हुई है। ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। 4 दिवसीय सैन्य कमांडरों की बैठक हो रही है जो कल से शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, खासतौर पर हालातों को लेकर, खास तौर पर टारगेट किलिंग को लेकर। फिलहाल बैक टू बैक आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो एक और खबर आपको बताएंगे। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में भारत की तैयारियों पर बातचीत हो रही है और खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है। एक और बड़ी खबर, तालिबान से चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कतर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन ने तालिबान की सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और चीन अपने कर्ज के जाल में तालिबान को एक बार फिर फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं भारत के अंदर सैन्य कमांडर की मीटिंग चल रही है, उसमें एलएसी पर चर्चा हो रही है, चीन पर बात हो रही है। तो चीन अपनी तैयारी पूरी दूसरी तरफ कर रहा है, तालिबान के साथ मुलाकात करा। फिलहाल सैन्य कमांडर पर खासतौर पर चीन की बात हो रही है। तो थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अध्यक्षता में सैन्य कमांडर की बैठक हो रही है और चीन पे खासतौर पर बातचीत हो रही है। 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श के लिए ये दरअसल एक मंच होता है जो किया जाता है, जिसमें विपिन रावत भी इस वक्त मौजूद हैं और 4 दिवसीय है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका उपयोग सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तो ये जो की जा रही है बैठक वो सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सेना के शीर्ष कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में भारत की तैयारियों और आकस्मिक चुनौतियों का जवाब देने की तैयारियों की समीक्षा की है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जहां खासतौर पर एलएसी पर चर्चा हुई, वहीं भारतीय और चीनी सैनिक की जब बात करते हैं तो 17 महीनों से गतिरोध का दौर लगातार बरकरार है और बातचीत भी कई हो चुकी है। जो जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें हम, इसमें सेना प्रमुख की मौजूदगी है खासतौर पर और विपिन रावत इसमें मौजूद हैं और सेना के तमाम अधिकारी की इसमें मौजूदगी है और खासतौर पर बैठक हो रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, उनके हालातों को लेकर। चीन पर बातचीत हो रही है, एलएसी के हालातों पर बातचीत हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले पर भी बातचीत की जा रही है। फिलहाल आपको बैक टू बैक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ सैन्य कमांडर की मीटिंग जारी है तो दूसरी तरफ चीन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। इसी पर आज खास बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सैन्य कमांडर में किस किस मुद्दों पर बातचीत हो रही है और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में सैन्य कमांडर की बैठक हो रही है जब एलएसी पर हालात हम खास तौर पर देख रहे हैं कि कैसे बने हुए हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त मुद्दे की बात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एसएस पठानिया हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। और जितेंद्र चौहान साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दे की बात में जुड़ने के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपसे ही शुरुआत करता हूं। एक तरफ अभी सैन्य कमांडर की मीटिंग हम देख रहे हैं कि चल रही है खास तौर पर और कहा जा रहा है कि एलएसी के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन अभी एक खबर आई थोड़ी देर पहले कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो तालिबान से मुलाकात कर रहे हैं। तो हम चीन को लेकर एक तरफ बातचीत कर रहे हैं सैन्य कमांडर की मीटिंग में एलएसी के हालात पर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन अपनी चाल लगातार चल रहा है। जिस तरीके से कर्ज के बोझ तले देशों को दबाना चाहता है, अब तालिबान के लिए भी यही रणनीति है क्या, खासतौर पर चीन की? तो ये जो
आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। तो साल में 2 बार होती है, तो इसको इससे लिंक ना किया जाए, हरदम अप्रैल में और मई में होती है हर जी साल। जी जी। इसमें कई मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस होती है, लॉजिस्टिक होती है, एंड बाकी मुद्दे भी इंक्लूडिंग इसके अंदर जो सीनियर रैंक के प्रमोशंस होते हैं वो भी डिस्कस किए जी जाते जी हैं। पहले जी। ये चीज समझने की चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि कल एलएसी को लेकर डिस्कस था, कल पहला दिन था जिसमें कि डीजीएमओ का प्रेजेंटेशन भी होता है, वो कंप्लीट सिचुएशन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन जो भी है उसके ऊपर कंप्लीट प्रेजेंटेशन देते हैं, ब्रीफ करते हैं सारे आर्मी कमांडर्स को और जो भी वहां पे स्टाफ। तो ये एक पॉलिसी है। अभी ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए इस तरह के हालात इस समय है, इंटरनल हालात है कश्मीर को लेकर के, जैसे कि टारगेट किलिंग हुई जैसे आपने भी बताया है, और इसको डिस्टर्बेंस है तालिबान को लेकर के, क्योंकि जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो क्या है, इजीली अवेलेबल हैं, कहीं भी हायर करके उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तालिबान के अंदर जो वेपन सिस्टम है जो वो सर पर पड़ा हुआ है, उसको भी कहीं न कहीं वो इस्तेमाल जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत के लिए भी थोड़ी चिंता की विषय है कि तालिबान कितना ज्यादा क्या पाकिस्तान के कहने से इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो हो गई इंटरनल बात। अभी एक्सटर्नल, जैसे एलएसी को लेकर के, एलएसी का देखिए 1 साल से चल रहा है और जो हालात हैं उसमें नहीं लगता है कि इस साल कोई भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा जी। जो विंटर डिप्लॉयमेंट है वो शायद कंटिन्यू रहेगा दोनों देशों की तरफ से। इसी बीच जैसे है कि अभी देखा एक चाइना बॉर्डर लॉ पास किया है, जिसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं। चाइना बॉर्डर लॉ को बेसिकली नक्सल में ये कहना चाहूंगा, उन्होंने ये कह दिया है कि ये हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना जो भी क्षेत्र है, जो भी सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है, और इसके अंदर पीएलए स्वतंत्र है एक्शन लेने के लिए। एक तरह से वो क्या है, इसको लीगलाइज कर रहे हैं, जो भी भारत के साथ जो भी एलएसी का है उसको लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उससे नहीं लगता है कि आगे कोई हल निकलने वाला है एलएसी को लेकर के, ठीक है। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था तालिबान में, जो तालिबान के साथ जो चाइना की जो मीटिंग हो रही चाइनीज मिनिस्टर्स की, देखिए ये डे 1 से चाइना जो है अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है वो अपने हित के लिए, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा क्या है कि वहीं के थ्रू वो सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर भी अपनी पहुंच बनाना चाहता है, ठीक है। और दूसरा जो डेवलपमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं कि चाइना ने कहा है कि मैं काफी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के तैयार हूं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाकी देशों में जैसे चाइना क्या करता है, चाइना एक पैसा देता है उनको, लोन देता है, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना के पास रहता है, जो एजेंसी काम करने वाले वो चाइना की होती हैं, रॉ मटेरियल चाइना से सप्लाई, तो हर चीज सारा 80% पैसा वापस चाइना के पास आ जाता है एक तरह से, और लोन उस देश के ऊपर। अब क्या वो अफगानिस्तान के अंदर ये टैक्टिस अपनाएगा कि नहीं, क्योंकि वो कभी भी अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर नहीं डिप्लॉय करना चाहेगा। जी। तो हो सकता है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करे इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से चाइना का कैप्टिव स्टेट है, तो ये चीज देखने वाली होगी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात क्या है, जो अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जी। तो उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते, यूएनओ के किसी चीज की बंदिशें उनके ऊपर नहीं है। तो ऐसा क्या चाइना रिस्क लेना चाहेगा कि उनको लोन दे करके वो लोन की रिकवरी कर पाएगा? और दूसरी चीज, जैसे चाइना की पॉलिसी है जो लोन नहीं रिकवर कर, गरीब देश है, लोन नहीं वापस कर पाते हैं, तो स्ट्रेटेजिक उनकी लोकेशन के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पे देखना क्या तालिबान इस एग्रीमेंट को मानेगा कि नहीं मानेगा। तो चाइना भी बहुत फूंक कदम रखेगा अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन ये जरूर है कि वो पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से चौहान साहब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है लोन देने की बातें तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सोचा जाएगा चीन की तरफ से। लेकिन एक मुद्दा ये भी है ना कि उइगर मुस्लिम को लेकर जो तालिबान से वादा ले चुका है चीन, क्योंकि खासतौर पर उइगर मुस्लिम की स्थिति क्या है वो दुनिया जानती है और दुनिया उंगली उठाती रही है खासतौर पर। क्या उसको लेकर तालिबान से बातचीत हो रही है? क्योंकि पहले ये खबरें सामने आती रही थी। लेकिन बात अगर अपने देश की करें, जो सैन्य कमांडर की मीटिंग चल रही थी, बातचीत चीन से हो रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। जिस तरीके से चौहान साहब कह रहे हैं कि हाँ स्थिति कैसी बनी हुई है और अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, खासतौर पर क्या
देखते हैं आप, क्या स्थिति आगे आने वाले समय में रहने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम तो उठाना होगा, क्योंकि चीन हटने को तैयार नहीं, अपनी हट चीन हमेशा से रखे हुए है, बातचीत को हम आगे आ रहे हैं लगातार। हर जी, सबसे पहले तो ये जो आर्मी कमांडर या इनकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, दैट इज ए रूटीन अफेयर, हर साल 2 बार होती है, अप्रैल और अक्टूबर में। सो वी शुड नॉट रीड टू मच इन दिस। And the aim of army conference basically is that to take stock of the situation and discuss various, concepts which are related with the training and welfare of the people. On the sideline, they may discuss, what is happening around, LDC में क्या हो रहा है, तालिबान में क्या हो रहा है, JNK में क्या हो रहा है, तो ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। और इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर भी इनको एड्रेस करेंगे, नेवी और एयर फोर्स के चीफ भी इनको एड्रेस करेंगे। So basically, aim is that all, senior officers, they are on the same grade as for what is happening and what is the mind of senior officers when we talk about, Air Force Chief, Naval Chief, and then the Defense Minister. So ये किस्म की उस किस्म की ये एक एक्सरसाइज है जो हर साल होती है। अभी दूसरा अगर हम बात करें चाइना की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब यूएसए ने विड्रॉ किया था, एब्रप्ट विड्रॉ, तो एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग। मैं उस समय भी यही बोलता था दैट यूएसए इज नॉट ए वेरी नाइव कंट्री कि जिसको कोई तजुर्बा नहीं है जी। उसने बड़ी सोच समझ के ये कदम लिया है। उसको भी ये मालूम था कि इस समय उसकी जो बैटल चल रही है वर्ल्ड सुपरमेसी की, दैट इज विद द चाइना। और जैसे भी जितेंद्र साहब बोल रहे हैं, सीपैक जो है चाइना के लिए बड़ा जरूरी मुद्दा है जी। सेंट्रल एशिया कंपनी में और ये जो यूएई वगैरह है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, इनके पास वो अपना एक्सपेंशन 3 तरीके से करता है। वो अपना एक्सपेंशन सी में करेगा, अपना एक्सपेंशन लैंड में करेगा जो वो हमारे ईस्टर्न लद्दाख में कर रहा है या नेपाल में कर रहा है, और अपना एक्सपेंशन इकोनॉमिकल फ्रंट पे करेगा। वो 3 मुद्दों को लेके चलता है। अभी अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ मिलती है, वहां पे कॉरिडोर है विच इज अराउंड 70 किलोमीटर। और अभी जो यूएसए का, देखिए यूएसए के पास इस समय क्या ऑप्शन है कि या तो वो चाइना से हार मान के बैठ जाए, या यूएसए एंश्योर दैट अफगानिस्तान के अंदर द सिविल वॉर कंटिन्यूज फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो दैट चाइना की जो डिजाइन है वो पूरी तरह से विफल हो जाए। और उसके साथ ही जो उइगर मुसलमान का मुद्दा है जी, to my mind that task would have been given to the CIA and CIA would have been working with that। तो ये चाइना इतना बेवकूफ नहीं है, उसको अपनी वल्नरेबिलिटी का पता है। और तालिबान के साथ देखिए, अगर उसकी मिनिस्टर लेवल की बात हो रही है तो तालिबान कैन नॉट गिव एनी गारंटी। वो हमने देख ही लिया है, ना उसके कब्जे में या कंट्रोल में अलकायदा है, और ना ही ये खुरासान प्रोविंस वाले हैं, और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। तो ये सारे जो लूज ग्रुप है वर्ल्ड टेररिज्म के, तालिबान उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पहले दिन से बात क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल। तो चाइना अभी अपनी तरफ से डेस्परेट मेजर्स लेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेगा। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अभी देखिए जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट की थी चाइना ने, वो अभी पीछे उसके डिविडेंड्स मिल नहीं रहे हैं उसको। तो चाइना अभी कहाँ डिविडेंड करेगा और कितने फ्रंट पे लड़ेगा, ये सोचने की बात है। लेकिन पठानिया साहब, ये भी तो है ना कि तालिबान को इस वक्त पैसा चाहिए। ठीक है चांद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से पठानिया साहब कह रहे हैं चीन के लिए कि कहाँ इन्वेस्ट करेगा, लेकिन अगर तालिबान का जिक्र करें तो तालिबान को अभी पैसा चाहिए, जनता भूखी मर रही है। अब पाकिस्तान का जिक्र करें, पाकिस्तान तो इस वक्त खुद कंगाली के दौर पर है, और अमेरिका को हम देख रहे हैं कि हाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। तो पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री साहब वहां पहुंचे हैं तो अपने मुद्दे का हल निकालने के लिए और उइगर मुस्लिम के बातों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं तालिबान पे दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि तालिबान तो पहले ही कह चुका है जी हम तो दुनिया के हर एक मुस्लिम के लिए लड़ेंगे। तो उइगर मुसलमानों के लिए तो वो नहीं बोलेंगे ना जब पैसा होगा उनके पास चीन का। जैसे आप करें बात सही है, लेकिन जैसे पठानिया सर ने कहा है, ये भी एक बात नोट करने वाली है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान एक ग्रुप है, तालिबान के अलावा काफी ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे एक्टिव हैं और उनकी आपस में भी लड़ाई हो रही है। देखिए ठीक है, अलकायदा भी है, दूसरा हक्कानी ग्रुप बहुत कट्टरपंथी है, और हक्कानी ग्रुप का भी क्लियरली है कि देखिए वो उनमें कट्टरपंथी है और वो उसी पे चल रहे हैं। और आज की डेट में अगर तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर है तो हक्कानियों का ज्यादा से है, बशर्ते जो मॉडरेट जो लोग थे मॉडरेट, उनको सबको साइडलाइन कर दिया गया।
तो उग्र मुस्लिम को लेके ये अभी तो तालिबान ने कहा है कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो इस पे कब तक कायम रहेगा ये देखने वाली बात है। पहली तो ये चिंता का विषय जो है चाइना के लिए भी है कि चाइना देखिए क्यों अफगानिस्तान से एंटर करना चाहता है। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो है वो किसी तरह तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर अपना स्टेट कंट्रोल रखना चाहता है, वो कोई भी रीजन हो। दूसरा उग्र का इशू ना उठने पाए, और तीसरा सेंट्रल एशियन रीजन में उसको पहुंचना है किसी भी तरीके से। अभी आप जो देते हैं पैसे की बात कि चाइना, देखिए चाइना की भी अपनी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चाइना की भी चल रही है। ऐसा नहीं कि चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग फेस से निकल रही है, क्योंकि चाइना की भी देखेंगे उनके बैंक जो थे उन्होंने ये साइपेक को फाइनेंस करने से उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा इसमें डिविडेंड नहीं मिल रहे हैं, हमें इसमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, ना कि मिलने की उम्मीद है। तो ऐसी कंडीशन में चाइना कब तक पैसा लगाएगा? अब ये देखिए, पाकिस्तान खुद चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। पाकिस्तान ऑलरेडी उसके लिए रोग स्टेट बन रहा, लाइबिलिटी बनता जा रहा है धीरे धीरे करके। क्या वो एक अफगानिस्तान को भी अपने लाइबिलिटी में लेगा कि नहीं लेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जब भी लेगा, जो रिटर्न है बेसिकली क्या है, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि उनको वो एक्सप्लोर करे और उनके ऊपर वो करे। अब ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेशियो क्या मिलता है चाइना को, तो चाइना इस चीज को बहुत मेंटली करेगा। जैसे पठानिया सर ने कहा कि यूएसए ने गेम खेल दिया है, वो चाहता है किसी तरह चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल। तो चाइना का जो साउथ चाइना सी की तरफ बेसिकली या ताइवान की तरफ जो इशू था, एक तरफ इधर चाइना फंसना चाहिए किसी तरह। तो क्या चाइना उस ट्रैप में फंसेगा, ये देखने वाली बात होगी। कि चाइना भी कोई वो खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतने फ्रंट खोल रखे हैं, तिब्बत से लेके ताइवान से लेके साउथ चाइना सी से लेके बाकी कंट्रीज के साथ उसके ऑलरेडी डिस्प्यूटेड चल रहे हैं। तो क्या वो अपना वो बढ़ाएगा इस टाइम पे कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ये जो मीटिंग इनकी हो रही है इसी बात को लेके होगी कि कितना चाइना देगा, उसके बागेन में तालिबान कितना कमिटमेंट कर पाता है। ये भी देखते हैं कि तालिबान की तरफ से जो कमिटमेंट होगा, क्या तालिबान उसको फुलफिल कर पाएगा कि नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि आज तक उसने कोई एग्रीमेंट नहीं फुलफिल किया, जो अमेरिका के साथ किया था उस पर भी नहीं खरा उतरा है। ये देखने वाली बात होगी आगे। ठीक है पठानिया साहब, अब हम चीन और तालिबान का जिक्र कर चुके हैं, तो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि सैन्य कमांडर आप कह रहे हैं जो मीटिंग है वो रेगुलर एक्सरसाइज है, लेकिन खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं, जब से तालिबान की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं एक्टिविटी आतंकियों की खासतौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या अब ऐसी रणनीति बनाई जाए, क्योंकि टारगेट किलिंग्स हम देख रहे हैं, और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए हैं, खासतौर पर संदेश दिया है कि आतंकवाद का खात्मा हो सकेगा। तो क्या ऐसी पॉलिसी अब हो, क्योंकि सेना की पॉलिसी हमेशा से रही है कि हम देखते हैं कि हाँ, चुनौतियों का सामना हमारी सेना करती है और आतंकियों का खात्मा भी करा जा रहा है, लेकिन खासतौर पर क्या पाकिस्तान का रोल जो हम देख रहे हैं तालिबान के साथ, उसका इफेक्ट आप देखते हैं खासतौर पर? जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, ये बहुत ही यूनिक स्टेट है जिसमें पाकिस्तान ने अपना जो प्रॉक्सी वार शुरू किया था 30 साल पहले विद द एम ऑफ मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट्स, वो पाकिस्तान इसको कभी भी छोड़ेगा नहीं। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान विल टर्न इनटू ए स्टेट नेशन, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये अम्बिलिकल कार्ड है और पाकिस्तान को ये इशू इंटरनेशनलाइज करना है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को प्ले करना है। बिल्कुल। कश्मीर की एक और भी पेक्युलियरिटी है कि यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, अभी देखिए पॉलिटिशियन ने क्या स्टेटमेंट दिया, अगर आप इनके देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती को देख लीजिए, ये इनके लगातार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए। फारूक साहब तो यहाँ तक पहुंच गए थे कि फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A चाइना मस्ट मेक सम इंटरवेंशन। तो ये अभी जो हमारे अमित शाह की जो विजिट है वो बहुत बढ़िया थी, और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जवाब दिया है फारूक अब्दुल्ला को कि आपकी मैं सलाह मान के अगर बात करता हूँ पाकिस्तान से, आई वुड प्रेफर टू टॉक टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कश्मीर एंड विद द यूथ ऑफ कश्मीर। तो इस समय अभी आप मीडिया में भी ये बात है कि अनदर मे बी 5000 पीपल आर बीइंग इंडक्टेड इन द वैली, और ये हमारे जो अंदर के लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर में सिचुएशन ना सुधरे, ताकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है दैट इज टू कम इन पावर, दैट कैन बी कंप्लीटेड।
तो उसका जो नुकसान हो रहा है वो आम पब्लिक हो रहा है। अभी इस साल मैं आपको बताता हूँ, देयर वाज ए टूरिज्म बूम इन द कश्मीर। इतने टूरिस्ट आए थे और इतने लोगों को फायदा हुआ, लोग अपने घरों के कमरे 2-2 हजार किराए पे दे रहे थे। लेकिन जो हमारे देश के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको ये चीज हजम नहीं होती है कि यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव हो। नहीं, लेकिन जो आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात कर रहे हैं, हमने तो देखा ना पाकिस्तान से बातचीत की बात तो कहते हैं, लेकिन जितेंद्र चौहान साहब, हमने देखा कि किस तरीके से अब्दुल बासित साहब का बयान सामने आया। बासित साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर को लेकर पॉलिसी थी वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि एमओयू जो साइन सऊदी अरब के साथ हुआ है हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे तो खासतौर पर यही लगता है। और बासित साहब को हमने सुना था, पिछले दिनों हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो बता रहे थे खासतौर पर कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है कश्मीर पॉलिसी को लेकर, सिर्फ वो अपने देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस आधार पर बातचीत की बात कही जा रही है? नोट करने वाली बात है, देखिए पाकिस्तान की मजबूरी है कश्मीर इशू को अलाइव रखने के लिए, और साथ में जो लोकल पॉलिटिशियन है उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि अभी तक इसी मिलिटेंसी को लेकर के वो लोग जो करप्शन जो पीक पे था वो मिलिटेंसी को लेकर के था। अगर नॉर्मलसी आ जाती है तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो राजनीति चल रही थी इसीलिए चल रही थी। ठीक है, इसलिए आप देखिए वो हरदम 370 या कोई न कोई लेके बात आ जाते हैं। अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं जी। अभी पाकिस्तान के देखिए, जैसे अभी क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट वहां पे डिसीजन लेने की स्थिति में है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। आज की डेट में देखा जाए तो वहां पे कश्मीर को लेके जो वहां के कट्टरपंथी या आतंकवादी ग्रुप हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की मजबूरी है ना, पाकिस्तान ने इसको पाला है तो उनके साथ उनको रहना पड़ेगा, और इसका नुकसान पाकिस्तान भी उठा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की लोकल जनता भी ये समझ रही है धीरे धीरे। जो पहले ट्रम्प कार्ड खेलते थे, न्यूक्लियर वेपन कश्मीर 2 ही चीज लेके चलते थे, तो पाकिस्तान की जनता धीरे धीरे समझने लग गई कि उस कश्मीर के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो। देखिए बलूचिस्तान ले लीजिए, इनमें सब में ऑलरेडी विद्रोह के उठ चुके हैं जी। लोकल पब्लिक भी इस चीज से, क्योंकि आप पीओके से कंपेयर कर लीजिए, पीओके में पाकिस्तान ने क्या किया। अगर आप कश्मीर को और पीओके को कंपेयर कीजिए, फैसिलिटीज को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, दोनों का कोई वहां पे कोई इतनी, तो ये चीज जनता भी समझ रही है और ये कश्मीर की लोकल पब्लिक भी समझ रही है, क्योंकि उसने डेवलपमेंट को देखना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम समस्या क्या हो रही है, जो ये मिलिटेंसी को सपोर्ट करने वाले ग्रुप हैं वैली के अंदर, जब तक आप इनको नहीं खत्म करेंगे तब तक इसको मिलिटेंसी खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए जड़ जब तक नहीं काटी जाती है तब तक आप टहनी काटते रहिए, दूसरी टहनी निकलती रहेगी। तो सेम वे जो ओवरग्राउंड, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, सिंपैथाइजर कहते हैं, इनको जब तक नहीं टैकल किया जाएगा, सख्ती के साथ इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, मिलिटेंसी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। सेम मैं यहाँ पे एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, जो अफगानिस्तान का बेसिकली तालिबान का स्वरूप था कि क्या तालिबान इसमें कश्मीर मामले में सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का कि नहीं, क्योंकि तालिबान भी इस समय समझ रहा है कि वो ये स्टेप लेने में उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि अभी उसको कहीं न कहीं से सपोर्ट चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और भारत ने काफी ज्यादा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो क्या वो इसको लूज करेगा इस टाइम पे? मैं इस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट को भी अपने आप को स्टेब्लिश करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे यही आती है कि तालिबान गवर्नमेंट की सुनेगा कौन, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा कट्टरवादी ग्रुप हैं, आतंकवादी ग्रुप, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये जो चल रही कंट्रैक्शन चल रहे हैं आपस में, इस चीज को देखने वाली बात है। और यहाँ पे जरूरी, जैसे पठानिया सर ने भी कहा है, कि हमें जब तक हम लोकल लोग जो हैं, बिल्कुल, जो मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पाकिस्तान के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको नहीं खत्म करेंगे तब तक मिलिटेंसी पे कंट्रोल पाना मुश्किल। देखिए अब हुर्रियत को तो मोरलेस साइडलाइन कर दिया गया, हुर्रियत आज की डेट में डिफंक्ट हो चुका है, लेकिन अब जो पॉलिटिशियन बैठे हैं इनको भी थोड़ा सख्ती के साथ इनके साथ ही पेश आना पड़ेगा।
बिल्कुल, ये यही वजह है ना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हाँ, यूथ हमारे साथ जुड़ी है और हमें बदलना नहीं है, कोई सरकार नहीं बदलेगी, कश्मीर की जनता खुद ही बदलेगी। और उन्होंने यूथ से आह्वान किया है कि बदलना होगा, सोच में परिवर्तन लाना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दे की बात में आने के लिए। पठानिया साहब आपका भी, जितेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था। फिलहाल जिक्र कर रहे थे हम सैन्य कमांडर की मीटिंग का, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर भी चर्चा हो रही है, चीन पर भी बातचीत हो रही है। फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे हर्ष भारद्वाज को इजाजत दीजिए। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। GK24/7 न्यूज आप देखते रहिए।